नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में एक न्यूज ऐसी जिसने तहलका मचा रखा है, हड़कंप मचा रखा है, और मचे भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से अब नई नई बातें, नए नए खुलासे, नई नई चीजें सामने आ रही हैं, और खासकर वीआईपी को लेकर जो पर्दा अब उठ रहा है, खिसक रहा है धीरे धीरे, कई नाम इस कतार में सामने आ गए, और उसमें बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता, केंद्रीय नेता के नाम के आने के बाद एक अलग तरह का माहौल सियासी भी है और सामाजिक भी है, जिसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं लगातार। लेकिन कानूनी पहलू क्या है? कानूनी पहलू क्या है इस मसले पर? क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से जांच पड़ताल हुई, उस जांच पड़ताल के बाद कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन इधर यह भी कहा गया कि वो जांच अधूरी रही, अधूरी जांच की। एसआईटी ने शायद जांच की थी, और एसआईटी ने वीआईपी वाले सेक्शन को क्यों नहीं छुआ? वो वीआईपी वाले सेक्शन को क्या बचाया गया? किसने बचाया? बीजेपी ने, सरकार ने क्यों बचाया? उसमें कौन वो नाम थे? ये अब सुलगने लगे हैं। जैसे पहले आया कि फट्टू, फिर गट्टू, अब जिस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही है, इन सब पर एक अलग तरह का माहौल। लेकिन सबसे जरूरी होता है कानूनी पहलू, और इन सब के बाद क्या अंकिता से जुड़े हुए वकील, उनके पैरोकार, उनके सलाहकार क्या इस पूरे मामले को देखकर चुनौती देंगे? फिर से कुछ एक नई तस्वीर इसमें निकलेगी और पर्दा उठेगा और सजा मिलेगी उस शख्स को जो इस पूरे गेम के पीछे था। अंकिता के हमारे बीच से जाने के पीछे का जो राज था वो खुलेगा। उसके लिए हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं। आशुतोष नेगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मुख्य पैरोकार अंकिता भंडारी केस के हैं। आशुतोष भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस हो हल्ले के बीच में बहुत सारी चीजें छूट जा रही हैं, सियासत अपनी बात कर रही है ना, वो कुछ पारिवारिक चीजें, किसी की लड़ाई आपसी थी, और उस आपसी लड़ाई में हमारे लिए ये बात अच्छी निकली कि भैया आपने कुछ तो उगला, जिसको उगलने से लोग बच रहे थे, जिनको बचा रहे थे उनके नाम सामने आने लग गए। अब जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण एक बार फिर से खुला है भाई साहब, तो मुझे थोड़ा बताइएगा कि आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अंकिता भंडारी केस को आपने फॉलो अप किया है, आप उसके पैरोकार रहे हैं, आप वकीलों को गाइड करते रहे हैं, और इस केस को मजबूती के साथ लड़ते रहे हैं। कहा तो ये भी गया कि जिस वक्त ये केस चल रहा था उस वक्त उस तरीके का मतलब साक्ष्य या फिर पैरोकारी नहीं हो पाई, सरकार या फिर सिस्टम ने उस तरह का साथ दिया नहीं। जिनको सजा होनी थी मौत की, वो उम्र कैद में बदल गई। आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा इस मौके पर क्या सोच रहे हैं आप, और क्या सोच रहे हैं अंकिता के घर वाले? जी, आपने बिल्कुल जायज़ सवाल उठाया है कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे वीआईपी के नाम को लेके लगातार खुलासे हो चुके हैं कि भई एक तो दुष्यंत कुमार गौतम उर्फ गट्टू, और दूसरे जो है अजय कुमार, जो इनके संगठन महामंत्री रहे हैं राज्य में, और दुष्यंत कुमार गौतम प्रदेश प्रभारी रहे हैं उत्तराखंड के। इन जी। दोनों के नाम विशेष रूप से सामने आए हैं। और जो उर्मिला हैं, जो कह रही हैं कि मैं विधायक राठौर की वाइफ हूँ। वो कह रही हैं कि उनके पास कंक्रीट कंक्रीट एविडेंस है, कॉल रिकॉर्ड है, और तमाम साक्ष्य हैं। तो बेसिकली जो उनका मोबाइल जो है, जिसमें उन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड रखी है, वो सबसे बड़ा एविडेंस है। क्योंकि अगर वो मोबाइल नष्ट हो जाता है, तो फिर ये सारी जो चर्चाएं हमारी है, इन पर विराम लग जाएगा। तो अभी तो जरूरत इस बात की है कि उत्तराखंड पुलिस, खासतौर पे उत्तराखंड पुलिस को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और अभिनेत्री उर्मिला को सुरक्षा देते हुए उनका जो मोबाइल है उसको कब्जे में लेते हुए उसको फॉरेंसिक जांच के लिए सील करके भेजना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मैं उनका इंटरव्यू अभी कुछ देर पहले देख रहा था उर्मिला का, तो कह रही थी कि भाई पुलिस पर उन्हें यकीन नहीं है कि वो अगर मोबाइल ले लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मोबाइल को रिसेट कर दें और पूरा डाटा ही उससे निकल जाए। तो ये सबसे बड़ी चिंता हमारी भी है कि कैसे ये सारी चीजें की जाए। और वैसे तो आपको पता ही है कि हमने तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, वहां से हमें निराशा हाथ लगी थी। लेकिन अब क्योंकि इसमें नए फैक्ट्स आ गए हैं, और इनमें से जो अजय कुमार हैं उनके बारे में तो हमने भी पहले इनपुट आया था, तो हमने
जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके उनका नाम वहां पे रखा था कि ये संदिग्ध वीआईपी हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो डिमांड थी उसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब जिस तरह से जो अभिनेत्री उर्मिला है, उन्होंने फिर अजय कुमार का नाम भी लिया है कि वो भी है उसमें, और दूसरे दुष्यंत कुमार भी हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो दरवाजा बंद हो गया था, वो दरवाजा दोबारा से खुला है। इसके लिए रिव्यू पिटिशन हमें सुप्रीम कोर्ट में डालनी पड़ेगी, और रिव्यू पिटिशन के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्शन इश्यू कर सकता है राज्य सरकार को, डीजीपी उत्तराखंड को, कि भाई आप इस मामले को दोबारा से देखें, क्योंकि इसमें नए एविडेंस आए हैं और बाकायदा नाम के साथ खुलासा हो गया है। तो इस बारे में मैं लगातार अपने वकीलों से चर्चा कर रहा हूं, और संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में हम सुप्रीम कोर्ट का इसमें दरवाजा खटखटाएं। जी, एक और चीज है, वो मुझे पता नहीं, थोड़ा सा मैं कानूनी मामलों में इतना मजबूत नहीं हूँ। हालांकि बीजेपी वाले जितने भी हैं, वो इस पूरे मामले पर अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर रहे हैं, सरकार भी साफ नहीं कर रही है, और गोलमोल और घुमावदार और उल्टा आप कह सकते हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये तो अलग बात, लेकिन उन्होंने इस चीज में एक बात और कही, उन्होंने कहा मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मैं जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा पेच है जिसमें ऐसे खुलासे हो रहे हो, एविडेंस को बचाना हो, एविडेंस जिसके पास है उसको सुरक्षा देनी हो, और ऐसे मामलों पर क्या ये कहकर बचना बहाना है, या फिर ये हो ही नहीं सकता है? नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है वो कोई वकील अधिवक्ता तो नहीं है, वो जरूर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कानूनी पहलुओं से भी वो वाकिफ नहीं है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। इस वजह से शायद उन्होंने ये बयान दिया होगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी मुकदमा अगर चल रहा है, किसी भी कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी चल रहा हो, और केस की जो सुनवाई के दौरान अगर नए नए तथ्य आ जाते हैं, तो वो कोर्ट के संज्ञान में लाए जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि भाई नए तथ्य आए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब कोटद्वार के कोर्ट से इन लोगों को सजा हुई थी, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और पुलकित गुप्ता को, तो उसमें कोर्ट ने जो है बाकायदा मेंशन किया है कि एसआईटी ने वीआईपी की दिशा में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो ये टिप्पणी छोड़ी हुई है लोअर कोर्ट ने। तो उस टिप्पणी के सहारे जो है अब हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक दरवाजा खुला है कि हम वीआईपी के बारे में अब दोबारा से कह सकते हैं कि भाई अब पहले तो आप इनकार कर रहे थे, अब तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व विधायक है सुरेश राठौर, वो अपनी पत्नी को कह रहा है, बाकायदा उसकी कॉल रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्डेड है। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो एआई जनरेटेड है। मैं नहीं मानता कि वो एआई जनरेटेड है, क्योंकि जिस तरह की शब्दावली और जिस तरह की गालियां वो दे रहे हैं उस ऑडियो में, तो वो एआई उस तरह की गालियां नहीं देता है। ये बात आप भी समझ रहे हैं कि एआई ऑडियो जनरेट जरूर कर सकता है, लेकिन जिस तरह की गालियां बीच बीच में आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो नेचुरल है, और जिस जिस व्यक्ति को जिस तरह की भाषा के लिए जाना जाता है, वो व्यक्ति उसी तरीके से बात करता है। तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि वो ऑडियो तो 101% जो है सुरेश राठौर का है। अब केवल हमारे लिए दिक्कत यह है कि अभी तक हमारी पहुंच ना तो अभिनेत्री उर्मिला तक हो पा रही है, और ना उत्तराखंड सरकार इस मामले में संजीदा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार तो पहले से ही अपने दोनों वीआईपी या और भी अगर कोई हो सकता है तो उसको भी बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बदनामी होगी, और अब तो बदनामी हो भी चुकी है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी बदनामी के बावजूद भी गंदी मछलियों को भाजपा साफ नहीं करना चाह रही है। ऐसा क्या है? क्या दुष्यंत कुमार गौतम जो है पार्टी से ऊपर है, या अजय कुमार जो है वो पार्टी से ऊपर है? ऐसा क्या है? ये बात हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह के इनके बारे में पहले से भी हमारे पास कई इनपुट आते थे, और अब तो एकदम खुलासा हो गया है। इवन महेंद्र भट्ट के बारे में बहुत सारी इस तरह की बातें आई हैं कि उनके चरित्र पर जो है बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो फिर भी भाजपा इनको उच्च पदों पर क्यों आसीन करके इन्होंने अभी तक रखा हुआ है? ये पूरी जनता पूछ रही है कि आखिरकार ऐसा है क्या? तो ये भी संभव है कि इन लोगों को अगर भाजपा कटघरे में खड़ा करती है, तो फिर इनके पास भी ये भी कुछ खुलासा करें, या इनसे बड़े जो लीडर हैं उनके राज इनके पास हो। तो मैं समझता हूं कि शायद ये पूरी कड़ी जुड़ी हुई है,
और कहीं ना कहीं एक के राज दूसरे, दूसरे के राज तीसरे, इस वजह से शायद भाजपा इन पे हाथ नहीं डाल रही है। लेकिन जो कानूनी लड़ाई है वो जरूर हम लड़ेंगे। बीजेपी के मसले से ज्यादा ये हमारी अस्मिता और अंकिता भंडारी का मसला ज्यादा है, उत्तराखंड की बेटी। इससे बड़ी कोई पार्टी नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। अगर इंसाफ की बात हो तो सबसे पहले प्रदेश की जनता हो या फिर आशुतोष नेगी हो या रौतेला हो, वो सबसे पहले अंकिता भंडारी के साथ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी चलिए वो अलग मैटर है, वो इसमें करना चाहिए लेकिन नहीं कर रही है। दूसरा सवाल ये कि मेरी अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू किया था उर्मिला सरावर का, तो उनसे मेरी बात हुई। तो मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा था, उसमें आपने कहा था कि उनसे बातचीत हो तो हम वो करना चाहें तो हम साक्ष्य जुटाएँगे या उनसे ऐसी बातचीत। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी-ऐसी बात है कि जो पैरोकार हैं, वो लोग आपसे आप उनको साक्ष्य देंगी क्या? आप उनके साथ जुड़ेंगी क्या? उन्होंने कहा अगर मेरे से संपर्क कोई होगा, तो मैं ज़रूर उनको साक्ष्य दूँगी और इस केस को और मजबूत करने में मैं मदद करूँगी। पहली चीज़ तो ये, वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं। अब किस तरीके से नहीं पहुँच पा रहा, नहीं हो पा रहा, वो बात अलग है कि हमको कोशिश और करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि इस पूरे प्रकरण को जब हम देखते हैं, आप तो शुरुआत से बहुत गहन से अंदर तक इस मामले में जुड़े हुए हैं। मुझे बताइएगा कि 2-3 लोगों को सज़ा जिनका नाम आपने गिनाया, तो नाम लेना भी मैं सही नहीं समझता। उन लोगों के नाम के अलावा लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पटवारी भी था, विधायक भी था, जिला पंचायत सदस्य भी थी और भी था, जज भी था, अभियंता भी था। इन सब लोगों को लेकर क्या कोर्ट का कमेंट था? क्या ये लोगों को भी बचाया गया? लोग ये कह रहे हैं कहने वाले कि बचाया सिर्फ उनको ही नहीं गया, पूरी एक लॉबी है जिसे बचाने का काम किया गया। देखिए, मेरा इस बारे में स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जिसने जितना बड़ा अपराध किया होता है, उसे उतनी बड़ी सजा मिलती है। पटवारी का जितना अपराध था, उसको शायद उतनी बड़ी सजा ना मिली हो, लेकिन उसको सस्पेंड जरूर किया गया था। और जो थाना लक्ष्मण झूला के जो पुलिसकर्मी थे, उनको भी वहां से हटाया गया। निश्चित तौर पे उन पे थोड़ा और ज्यादा कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन फांसी और उम्र कैद की सजा तो उनको नहीं हो सकती थी। ये तो सभी लोगों को समझना चाहिए। मुख्य आरोपी इसमें जो थे, उनको सजा हो गई है। प्लस जो इसके पीछे वीआईपी जिसकी वजह से अंकिता को मार डाला गया, वो जरूर उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पे उनकी ओर से कहीं ना कहीं कहा गया होगा कि अंकिता को रास्ते से हटा दीजिए, अन्यथा जैसा वो कह रही है वो बाहर जाके फिर हमारे नाम खोलेगी। अब वो नाम करीब 3 साल के बाद जरूर खुल गए हैं, लेकिन ये अब स्पष्ट है कि जो चोरी लगातार मीडिया में भी थी और जो हम समझ पाए थे पूरे केस की स्टडी के दौरान, हम बिल्कुल 101% बिल्कुल वैसा ही सब कुछ जैसा हमने सोचा था वैसा ही कुछ है। और अजय कुमार का नाम तो हम पहले भी खोल चुके थे। जैसा मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कोई कंक्रीट एविडेंस मांगा था उस समय, जो कि हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। अब वो कंक्रीट एविडेंस हमारे पास है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि रिव्यू पिटिशन एक रास्ता हमारे पास है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से जल्दी रिव्यू पिटिशन फाइल करके हम राज्य सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन करवाएं, जिसके बाद जो अभिनेत्री उर्मिला है, उनको बाकायदा सुरक्षा के साथ उनको उनके बयान दर्ज करे जाएं, उनके पास जो भी मोबाइल है उसको सुरक्षित किया जाए, बाकायदा कोर्ट की निगरानी में उसे सील किया जाए, जिससे कि ये संभावनाएं समाप्त हो जाएं कि पुलिस उसमें कुछ टैंपरिंग करेगी या डाटा को उड़ा देगी। और डाटा उड़ाने का एकमात्र कारण फिर राज्य सरकार का दबाव हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों अक्यूज्ड हैं और बड़े पदों पर आसीन है। और जैसा मैंने आपको कहा कि बाकी जनता का दबाव वो अपनी जगह है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार पुतले सड़कों पर चौराहों पर जल रहे हैं और बड़ी फजीहत और थू थू भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, तो मुझे लगता है कि अभी भी समय है कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें अब इनके बाद ऊपर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बसते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, ये लोग निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे सोच रहे होंगे कि क्या स्टेप लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि वो जो उन्होंने नारा दिया हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको चरितार्थ करते हुए ये दोनों जो आरोपी हैं, इनके बारे में जो है पहले तो इनको पदों से हटा के इनको पार्टी से निष्कासित करें और उसके बाद कानून के हवाले इन्हें करें, जिससे कि प्रॉपर जांच होने के बाद इन्हें अगर कोई सजा मिलनी है तो सजा दी जा सके।
आपका ऑडियो मुझे नहीं मिल पा रहा है। कि अंकिता का परिवार इस पूरे माहौल को एक बार फिर से जैसे बना है, एक बार नई चीजें सामने आई है, अंकिता का परिवार क्या सोच रहा है? आप लोगों से लगातार बातचीत हो रही होगी, क्या चाहता है वो? देखिए, वो परिवार निश्चित तौर पे न्याय चाहता है और जो वीआईपी के नाम के खुलासे हुए हैं, उसके बाद उनकी उम्मीद जगी है कि शायद शायद अब वो जो है वीआईपी जो है वो दंडित होंगे। और जैसा कि आप समझ ही पा रहे होंगे कि बहुत कमजोर, लाचार, बीमार वो लोग हैं और पैरोकारी हम ही लोगों को करनी है। तो अब हमारे ही कंधों पे सारा दारोमदार है कि हम किस तरह से सारी चीजों को अंजाम तक ला पाते हैं। लेकिन इसमें निश्चित तौर पे जनता का दबाव और जो हमारे अधिवक्ता साथी है जो कोर्टों में पैरवी कर रहे हैं, उनका जो सहयोग है वो नितांत आवश्यक होगा। वो करते भी हैं सहयोग। तो अब देखिए, आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ आपको इसमें कुछ पॉजिटिव अपनी ओर से हम करके देंगे, जिसके बाद प्रेस को हम बताएंगे कि भाई इसमें हमने ये स्टेप ले लिया है। अच्छा, एक अपडेट मुझे ये भी थोड़ा दीजिएगा, क्योंकि जो लोग सजा पाए हैं, उन लोगों ने भी कोर्ट में कोई पुनर्विचार याचिका या कुछ तरह का कोई वो डाला है क्या? मेरे सामने कुछ खबरें आई कि भैया वो कह रहे हैं कि हमें सजा गलत हो गई। बिल्कुल, वो हाई कोर्ट में अप्रोच कर लिया है। नैनीताल हाई कोर्ट में उनकी तीनों की जो है याचिकाएं पेंडिंग है और उसमें सुनवाई जारी है। और वो चल रहा है, वो हाई कोर्ट में चल रहा है, वो अपना पक्ष वहां पे रख रहे हैं और हमारे पास जो भी उसकी दलीलें हैं वो हम वहां पे रख रहे हैं। अब उसमें जब नेक्स्ट हियरिंग शायद फरवरी के मिड में होगी, तो अब मुझे लगता है कि फरवरी में तो फिर ये वीआईपी का क्वेश्चन भी वहां रेज होगा। जी, अगर मैं राजनीतिक तौर पर आपसे एक सवाल करना चाहूँ, मौजूदा वक़्त में बहुत सारी चीज़ें इस पर जनता से लेकर सियासत सब उबाल इसमें देखा जा रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अभी तक तो पैरोकार के तौर पर दूसरा आपका सियासी कनेक्शन भी है और उसको आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अ, इसे यहाँ से कैसे हम देखें? क्योंकि राजनीतिक तौर पर, क्योंकि हमारे प्रदेश की अगर सियासत इस तरह का संदेश देगी, किसी को बचाना है, किसी को छुड़ाना है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी, तो उससे हम लोगों को फ़र्क पड़ता है कि एक हमने देखा अभी हरिद्वार में गैंग वॉर हो गया, गोलियाँ चल गई पुलिस की अभिरक्षा में। हमने पंचायत चुनाव के दौरान तमाम बवाल देखा। उसके बाद अब अंकिता वाले मामले पर उदासीनता देखने को मिल रही है सरकार की या फिर हमारी एक बड़ी पार्टी की। इनके पन्ना प्रमुख, इनके तमाम लोग, वो लोग वो कुछ बोलने को राज़ी नहीं है। जो मीडिया के सामने आ रहे हैं, वो उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं एआई जनरेटेड है ये, मतलब मुद्दे को भटकाना और कार्रवाई की बात कोई नहीं कर रहा। एक त्रिवेंद्र सिंह रावत पता नहीं किस दबाव में या कहाँ किस वजह से उन्होंने कह दी कि कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी तौर पर मैं देखूं तो ये उदासीनता क्या कहती है? देखिए, ये उदासीनता ये कहती है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं घमंड में चूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे उनको लगातार तीसरी बार शायद वो लोग सत्ता में आ जाएंगे। और इसी दंभ के कारण, घमंड के कारण जो उनके नेता हैं, वो शायद इस घमंड के कारण अभी भी सोच रहे हैं कि वो कुछ भी कुकर्म करें, जनता उन्हें बख्श देगी। हम तो ऐसा नहीं सोचते और जनता सब कुछ देख रही है। और मैं तो ये भी देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत संवेदनशील कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को त्याग पत्र देना तक शुरू कर दिया है। जो पुतले जल रहे हैं दुष्यंत कुमार गौतम के, अजय कुमार के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उसमें बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, क्योंकि ये बेटी का प्रश्न है। और एक बेटी जो है वो जो पार्टी के दायरे हैं या इस तरह की कोई किसी की पॉलिटिकल इच्छा होगी, कोई किसी ने सोचा होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूंगा तो कल मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, उससे कहीं ऊपर है। क्योंकि बेटियां जो है वो तो हर घर में बेटियां हैं और जब एक बेटी को इतनी लंबी लड़ाई के बाद इंसाफ नहीं मिल पाएगा, तो ये भी समझना होगा कि जो बेटियां हमारे घरों में हैं या बहनें हैं, वो फिर कहाँ सुरक्षित हैं। तो ये लड़ाई केवल एक बेटी तक सीमित नहीं है, पूरे समाज के लिए एक लड़ाई है कि अगर आगे हम अपनी बेटियों को सुरक्षित चाहते हैं और इस तरह के जो भेड़िए हैं समाज में जो कि सफेद कपड़ों में है, एक नेता के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में हमारे सामने है, वो हकीकत में उनका चरित्र क्या है, ये एक्सपोज होना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी अपना चरित्र जो है साफ सुथरा रखें, जिससे कि समाज सुरक्षित रहे, बेटियां सुरक्षित रहें। ये जब चर्चा की शुरुआत हुई, ये उर्मिला राठौर और सुरेश राठौर की पारिवारिक लड़ाई, अपनी लड़ाई और उसके बाद ये चीजें सामने आई।
जब मेरी बात हुई थी उर्मिला जी से तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने कहा ये वीआईपी कौन-कौन लोग थे? कौन-कौन जाने वाले थे? उन्होंने आपने अजय कुमार, दुष्यंत गौतम का नाम दिया। उन्होंने कहा संभवतः मेरे पति भी थे, ना सुरेश राठौर भी थे, वो वीआईपी की कतार में या वहाँ जाने वाले यहाँ पहुँचे, जो भी था ये लोग 3-4 लोग ये भी थे। और भी नाम बता रही थी लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। दूसरी तरफ इन सब के बीच में, लड़ाई के बीच में एक चीज़ तो ये कि अंकिता को लेकर अंकिता के तमाम उन सवालों के जवाब हम जो खोज रहे थे इतने सालों से, वो मिलते नज़र आए वीआईपी का नाम यूँ। एक दूसरी चीज़ मैंने और देखी आशुतोष भाई, वो ये देखी कि सियासत का वो गंदा चेहरा भी सामने आ रहा है। गंदा चेहरा मतलब सेक्स, सियासत और सवाल, सीधे कहूँ। क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने की, चाहे वो महेंद्र भट्ट को लेकर कह रही हैं, टाँग उठाने वाली बात ये वो, और वो सेक्स की दवाइयाँ लेते हैं बीजेपी के तमाम बुजुर्ग नेता और उसका धंधा करते हैं सुरेश राठौर, उनका बिज़नेस है इस चीज़ का, वो देश से लेकर विदेश तक, और मठाधीश और तमाम लोग उसको लेते हैं। मतलब एक अलग तरह की राजनीतिक पर्दे के पीछे चल रही है जिसके बारे में देवभूमि वाले जानते ही नहीं हैं। इसकी एंट्री से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ये चीजें तो देखिए हमें भी, क्योंकि मैं खुद मीडिया में रहा हूं, तो ये इनपुट तो हमको भी समय समय पे मिलते रहे हैं। और नेताओं के चरित्र क्या हैं वो आपसे भी नहीं छुपे हैं, हमसे भी नहीं छुपे हुए हैं। लेकिन खुल के पहली बार और एक महिला के मुंह से ये चीजें बाहर निकल के आई हैं, तो इस वजह से लोग जो है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है, ये कड़वी सच्चाई है कि राजनेताओं का चरित्र बहुत साफ सुथरा तो नहीं है। मतलब 2-3 बीवियां रखना, अवैध संबंध रखना, या इस तरह के जो है सेक्स, जिस तरह से ग्रुप सेक्स और तमाम किस्म की बात हो रही है, तो ये तो हमें पता ही था कि वहां पर जो वनंतरा रिजॉर्ट था वहां पे कौन कौन लोग जाते थे, ये तो आसपास के लोग बताते ही थे हमें कि वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आते रहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जानकारी तो हमें थी, लेकिन कोई भी सामान्य आदमी खुल के सामने इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसे भी अपनी जान का खतरा होता है। और लेकिन अब ये जो उर्मिला है, इन्होंने काफी हिम्मत दिखाई है। अब चाहे आप इसे कहें कि भाई उनके पति से संबंध खराब हो गए, तो तब जाके वो बाहर चीजें निकल के आई। तो देखिए ऐसा तो हमेशा ही होता है कि कोई ना कोई, जैसे रामायण में अगर विभीषण आके ये नहीं बताते कि भाई रावण की नाभि में अमृत है, तो शायद रावण न मारा जाता। तो ये तो देखिए देवी कृपा भी मैं ऐसे मानता हूं कि मैं तो ईश्वर पे भी यकीन करता हूं कि ईश्वर ही रास्ते निकालता है। और इस तरह के पति पत्नी के झगड़ों के बाद अगर वीआईपी पकड़ा जाता है, उनको सजा होती है, तो ये तो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं ये सोचता हूँ कि सब कुछ जो है, जो आप कर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उसकी सजा भी तय होती है, और उसको तय करने वाला ईश्वर है। ईश्वर जब चाहेगा, जिसको चाहेगा उस हिसाब से दंडित करेगा। तो हो सकता है कि उर्मिला जो है वो एक माध्यम हो, और उसी के माध्यम से जो है हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय मिले, आगे हमारा पहाड़ी समाज सुरक्षित हो, और जो इस तरह के गंदे चरित्र के नेता हैं वो एक्सपोज हो, राजनीति साफ सुथरी हो, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। बड़ी गजब की बात है भाई जी कि मुंह में राम राम बगल में छुरा। एक तरफ हम महिला सम्मान और महिला सम्मान के साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, ये तमाम चीजें हमारे सामने होती हैं, और पीठ पीछे देखिए वनंता रिजॉर्ट और वो पीछे वाला रास्ता हरिद्वार का जो वनंता तक पहुंचता है, जो अंधेरे में रहता है, वो वाला रास्ता है। बड़ा चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएँ, कोर्ट में आपको सपोर्ट मिले, उर्मिला सरावर का भी, और उन तमाम लोगों के चेहरे बेनकाब हों। ऐसे लोगों को समाज में दिक्कत है ना, आज तो अंकिता एक, कल को पता नहीं क्या होगा। जो लोग बचा रहे हैं, वो उन लोगों का परिवार, वो उनके बच्चे कहीं इसके दायरे में न आए, इनका क्या भरोसा? ना? बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने वक़्त दिया, और ऊपर वाले से प्रार्थना यही कि आप लोग सफल रहें अपने मकसद में। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, एक उम्मीद ये कि जो नई चीज़ें आई हैं, उससे हौसला भी बढ़ा है। हौसला बढ़ा है, अंकिता के परिवार का हौसला बढ़ा है, उनके वकीलों का, उनके पैरोकारों का, और वो सीधी-सी बात उन्होंने कह दी है कि सुप्रीम कोर्ट जाएँगे बल। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एक याचिका खारिज कर दी थी जिसमें इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह की दलीलें रखी गई, लेकिन अब नई चीज़ें आई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट का कमेंट रहता है इस पर, वो देखने वाली बात होगी। इंतज़ार करना होगा दोस्तों, थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है, लेकिन पर्दा तो उठेगा ही बल। आप क्या कहेंगे इस चर्चा को लेकर? कमेंट करिएगा, चर्चा को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा। आग्रह मेरा आपसे है, अनुरोध आपसे है।
बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप अक्सर जुड़ते हैं, अपना प्यार देते हैं, सवाल जवाब करते हैं। जय उत्तराखंड।